दोस्तों नमस्कार। हर किसी की चाल सधी हुई है, वो चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान यानी भोपाल या फिर जयपुर हो या फिर दिल्ली ही क्यों ना हो। चाल हर कोई बहुत साध के चल रहा है और यही वजह है कि होगा क्या किसी को नहीं पता है। और होगा क्या किसी को नहीं पता है, यह सवाल दिल्ली दरबार के लिए फिट बैठता नहीं है, क्योंकि दिल्ली दरबार की तो खासियत है हर किसी की फाइल उसके पास तैयार होती है और जिसकी फाइल होती है उसे झुकना ही पड़ता है। वह कहीं भी खड़े हो नहीं पाता। लेकिन सवाल इस वक्त 2024 के लोकसभा चुनाव का है, जिसमें दांव पर कोई दूसरा नहीं या जिसकी फाइल तैयार है वो नहीं, बल्कि दिल्ली की सत्ता का दांव है। दिल्ली की सत्ता के दांव का मतलब है उसे राज्य में भी वैसे नेता चाहिए जो कि अपने आप में चुनावी जीत पर मुहर हो, राज्यों के भीतर उनकी ताकत हो, कार्यकर्ता उनके कहने भर से खड़ा हो जाए। हालांकि दिल्ली की ताकत के सामने किसी का कोई मोल होता नहीं है। पहेलियां नहीं बुझा रहे हैं। दरअसल यह मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर जो बीजेपी के भीतर हलचल बढ़ी हुई है, यह उसका संदेश है। बहुत सीधा संदेश है, या तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर पूरा गेम बिगाड़ देंगे। और गेम बिगाड़ेंगे नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री बनेंगे और अपनी राजनीतिक जमीन को न सिर्फ बचाएंगे बल्कि उसको और ज्यादा मजबूती के साथ आपके सामने रखेंगे। शिवराज सिंह चौहान हर जगह घूम रहे हैं, खास तौर से उन जगहों पर जहां बीजेपी को हार मिली, और वो गारंटी दे रहे हैं कि लोकसभा में 29 के 29 सीटें वह जीत कर ला सकते हैं। और दिल्ली के लिए संदेश वो किसी दूसरे माध्यम से नहीं, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी की कविता कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, पाल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत यही गाता हूं, इसको वो गुनगुना रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ गुनगुना रहे हैं, अपने समर्थक विधायकों के बीच गुनगुना रहे हैं, और यही गीत उन्होंने कल भी गुनगुनाया। सवाल सिर्फ एमपी का नहीं है, राजस्थान के भीतर तो एक के बाद एक एमएलए लाइन लगाकर खड़े हैं। हर कोई जान रहा है कि अगर विजय राजे सिंधिया यानी इस दौर में अगर वसुंधरा राजे सिंधिया उसको अगर किसी तरीके से सीएम की कुर्सी से बाहर करके किसी ऐसे शख्स को कुर्सी पर लाया जाता है जिसके जरिए आने वाले वक्त में मुश्किल होगी, तो अब वह खुलकर सामने आ गए हैं। कल तक बैठकों का दौर था, आज घर में जाकर साथ ताकत दिखाने का वक्त आया। लेकिन उसके बाद एक कदम और आगे बढ़ते हुए खुले तौर पर हर किसी को इजाजत है, अब वो कह सकता है कि वसुंधरा को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो आज बात शुरुआत उन्हीं विधायकों के उन बोल से करते हैं जिसे सुनकर दिल्ली को अच्छा लगता नहीं है, लेकिन दिल्ली तक ये आवाज जाए, इसीलिए इन बातों को कहा जा रहा है। पर व्यक्तिगत तौर की जब बात करते हैं तो हम झालावाड़ जिले से आते हैं। वसुंधरा जी 2 बार हमारे मुख्यमंत्री रही है, हमारी सांसद भी रही है। हम उनके सामने बढ़े हैं, उनके हर काम को हमने देखा है, उनसे ज्यादा नजदीकी है। तो मन की अगर बात करते हैं तो मैंने वसुंधरा जी की बात करेंगे। साथ हमारे उन्होंने सुलझाया। कुल मिला के आप सब लोग वसुंधरा जी के समर्थन में हैं? बिल्कुल बिल्कुल पूरी पार्टी के साथ हैं और पूरे एमएलए सब यही चाह रहे हैं। हम मोदी जी के साथ हैं, वसुंधरा जी यही चाह रहे हैं कि राजस्थान में वसुंधरा का चेहरा खिले। चल जाएगा। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम बनेगा। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है, वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। आप लोग मजबूत करने के लिए आए हैं? बिल्कुल मजबूत करने के लिए आए हैं। आज क्या कार्यक्रम? 115 में से कितने लोग हैं वसुंधरा जी के साथ? सब वसुंधरा जी के ही हैं। भारतीय जनता पार्टी है तो वो वसुंधरा जी भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। सभी विधायक वसुंधरा के साथ हैं और सभी विधायक बीजेपी के हैं, और वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लब्बो लुबाब यही है। लेकिन इस लब्बो लुबाब का मतलब क्या है? क्या वाकई इतनी बड़ी ताकत में राजस्थान के बीजेपी के विधायक वसुंधरा के पीछे आकर खड़े हो चले हैं, जहां पर संदेश बहुत साफ दिल्ली तक पहुंच जाए कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाना होगा? क्योंकि एक छटपटाहट कांग्रेस के जादूगर के भीतर भी आ चुकी है और उनकी छटपटाहट बहुत साफ है। अगर वसुंधरा मुख्यमंत्री नहीं बनती हैं तो फिर जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उनकी लाल डायरी खुल जाएगी, उनकी फाइलें खुलने लगेगी।
और फाइल खुलने का मतलब बहुत साफ है कि उनके अपने राजनीतिक जीवन के साथ साथ उनके तमाम समर्थकों के राजनीतिक जमीन पर सीधी चोट हो जाए। वसुंधरा रहेगी तो वसुंधरा और गहलोत अपने अपने तौर पर दोनों एक दूसरे को बचाकर चलते हैं, तो सक्रिय गहलोत भी दिखाई दे रहे हैं। और जब गहलोत और वसुंधरा दोनों राजस्थान के भीतर सक्रिय हों, विधायक खुले तौर पर बोल रहे हों, तो इसके दो ही मैसेज होते हैं। पहला मैसेज, संदेश दिल्ली तक साफ जाना चाहिए कि अगर हम नहीं तो 2024 के चुनाव में 25 सीटों को जीत पाना मुश्किल होगा। दूसरा संदेश, जो पूरी प्लानिंग राज्य के भीतर, चाहे वो पैसे को जुगाड़ने को लेकर होती हो, चाहे राजनीति को साधने को लेकर होती हो, और अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये दोनों चीजों को साधने की ताकत सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा के पास है। यह भी मैसेज जाता है। यहां पर कोई भी कह सकता है जो दिल्ली को जानता परखता है कि दिल्ली के पास तो हर किसी की फाइल होती है, तो क्या वसुंधरा की फाइल नहीं होगी? बिल्कुल है और बिल्कुल होगी। और वसुंधरा को लेकर करप्शन के जो सवाल सचिन पायलट खड़ा कर रहे थे, या फिर जिन पर कार्रवाई अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं की, उस फाइल का कच्चा चिट्ठा एक एक मिनट्स के साथ दिल्ली में मौजूद है। कभी भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन फिर वही सवाल, अगर वसुंधरा पर कार्रवाई कर देंगे तो 2024 कैसे निकाल पाएंगे? क्योंकि जिन राज्यों में जहां जीत मिली है उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही ऐसे राज्य हैं जहां पर सारी सीटें बीजेपी को मिली। और अब तो दावा दिल्ली से हो रहा है कि 400 पार जाना है, और इन दो राज्यों में किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। फाइल तो अपने तौर पर शिवराज की भी तैयार है, घपले घोटाले तो वहां भी हुए, व्यापम की ही कम छोटी फाइल थोड़े है, लेकिन फिर वही सवाल, उनकी भी फाइल कोई कैसे खोल पाएगा? तो जरा एक एक सिलसिले को समझने की कोशिश कीजिए। राजस्थान के भीतर 115 एमएलए हैं। उन 115 एमएलए के भीतर पिछले 7 दिनों में जिन एमएलएज ने वसुंधरा के साथ मुलाकात की, उनकी कुल संख्या 42 है। 42 विधायक गाहे बगाहे उनसे मिलते रहे, जो अलग अलग मिले, जो गुटों में गए, सब ने मुलाकात की, और सभी का कहना है कि मुख्यमंत्री उनकी निजी पसंद अगर कहेंगे तो निजी पसंद साफ तौर पर होनी चाहिए वसुंधरा राजे। हां, अगर दिल्ली हाईकमान कुछ कहता है तो इन 42 में से 14 कह रहे हैं ठीक है, हम संगठन की बात मानेंगे, वह तो सब कुछ है। लेकिन फिर एक अंतर निकल कर आता है कि इसके बाद किसी को चुनेंगे और आने वाले वक्त में जिसे भी मुख्यमंत्री बनाएंगे उसके जरिए क्या 25 लोकसभा की सीटों पर जीत की मुहर वो लगा सकता है? जो वहां पर एक नाम बार बार उभर कर रहा था जिसको अब खारिज कर दिया गया, वो बालकनाथ का नाम था, और उनको लेकर, बाबा बालकनाथ को लेकर कहा गया एक बात तो ये कि वो ओबीसी हैं, और चूंकि मध्य प्रदेश में भी किसी ओबीसी को बनाना है, आदिवासी छत्तीसगढ़ में बना चुके हैं पहली बार, और छत्तीसगढ़ में आदिवासी, मध्य प्रदेश में ओबीसी, तो राजस्थान में किस जाति से आएगा? क्या वो शाही परिवार से हो, ऊंची जाति का हो, कहां से आए वो? अब उस दिशा में बहस चल पड़ी है। बाबा बालकनाथ ओबीसी हैं तो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में या तो शिवराज सिंह चौहान या फिर प्रहलाद सिंह पटेल नाम लीजिएगा तो फिर ओबीसी में फंस जाइएगा। दूसरा है कि अनुभव नहीं है राजनीतिक तौर पर बाबा बालकनाथ में इतना ज्यादा कि लोकसभा चुनाव में वो 25 की 25 सीट जिताने का दावा बता दें कि हां हम जिता देंगे। और साथ ही योगी आदित्यनाथ इससे पहले उत्तर प्रदेश में हैं, दोनों एक संप्रदाय विशेष से आते हैं, गेरुआ वस्त्र दोनों पहनते हैं, तो क्या ये हिंदुत्व की राह में बढ़ते हुए कदम है? जो संदेश फिर पूरा ठीक नहीं जाएगा। सबको साथ लेना है, सबका विकास करना है, मैसेज यही दिया जा रहा है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, तो फिर सवाल अटक गया। शायद इसीलिए वसुंधरा भी अब इस बात को समझ गई है कि इनके गले की फांस वसुंधरा नहीं बल्कि 2024 में 25 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करना है, और यहीं पर मामला फंसा हुआ है। और उसको आज संतुष्टि भरे भाव में छत्तीसगढ़ से यह बात खुले तौर पर तब निकल कर आई जब विष्णुदेव साय को वहां के मुख्यमंत्री के लिए ऐलान किया गया। विष्णुदेव साय ट्राइबल हैं, विष्णुदेव साय सरगुजा के इलाके के हैं, जो कि उत्तर छत्तीसगढ़ का इलाका, और याद कीजिए यहीं से टीएस सिंहदेव आते थे। और ये जो उत्तर छत्तीसगढ़ का इलाका है जहां पर तकरीबन 14 सीट है,
14 की 14 सीट इस बार बीजेपी ने जीती। 2018 में 14 की 14 सीट बीजेपी हारी थी, कांग्रेस जीती थी। उस वक्त वहां की अगुवाई टीएस सिंहदेव कर रहे थे। टीएस सिंहदेव को इसीलिए कहा गया था आपको आधे टर्म के बाद मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन भूपेश बघेल के खेल में वह मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और इस बार वह चुनाव भी हार गए। तो यह बात तो बहुत साफ तौर पर हो गई कि दिल्ली उसे चुनती है जो चुनाव जिता सके। और इस वक्त तो कहीं ज्यादा तरीके से शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे दोनों अपने पत्ते चल रहे हैं और उनका बहुत साफ कहना है आप तो उसी दिशा में बढ़ते हैं जो आपको चुनाव जिता सकता है। क्योंकि ध्यान दीजिए, हेमंत बिस्वा असम के मुख्यमंत्री कहां से आए? वो कांग्रेस से निकल कर आए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहां से निकल कर आए? शिवसेना से निकल कर आए। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ भी आरएसएस के नहीं है, वह हिंदू महासभा से हैं, उससे निकल कर आए, लेकिन उनकी मान्यता उनके पीछे अयोध्या में आंदोलन के मद्देनजर बड़ी होती चली गई। तो जब आप, और यहां तक कि कर्नाटक में भी मुख्यमंत्री जब आपने बनाया तो अब वो वहीं को बनाया था, बोम्मई आपके साथ नहीं जुड़े थे, वह तो जनता दल के साथ हुआ करते थे उनके पिताजी, और उनको भी आपने बनाने में हिचक नहीं दिखाई और आरएसएस तक को दरकिनार कर दिया। तो राजस्थान के भीतर अगर कार्यकर्ताओं के भीतर वसुंधरा को लेकर कुछ आक्रोश है तो आपको चुनाव जीतना है या नहीं? आरएसएस के कुछ लोगों में अगर वसुंधरा की कार्यशैली को लेकर आक्रोश है तो आपको चुनाव जीतना है या नहीं? मैसेज देने की स्थिति में अब तमाम विधायक जो वसुंधरा के करीब हैं वह खुलकर सामने आने लगे हैं। मैसेज दिल्ली जाने लगा है और वहां पर चुनाव कब होगा, कब विधायक दल बैठेगी, इसकी तारीख अब मंगलवार को हो गई है, यानी कल सिर्फ मध्य प्रदेश में होगा। और मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश के भीतर शिवराज सिंह चौहान तो तुरुप का पत्ता बन चुके हैं। वो अपने आप में समूची आरएसएस को साथ लेकर चल रहे हैं, कार्यकर्ता तक उनके साथ खड़ा है। कुछ लोग हैं, कुछ लोग का मतलब यह होता है कुछ दिल्ली से आए हुए, कुछ मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनने की स्थिति में खड़े हुए, और कुछ ऐसे जिनको लेकर एक लगातार बीजेपी के भीतर जो मशक्कत सामान्य तौर पर चलती है, वो चाहे नियुक्तियों को लेकर हो चाहे कमाई को लेकर हो, इन दोनों से हटकर अगर दृष्टिकोण लाइएगा तो शिवराज सिंह चौहान अपने आप की मान्यता को खुद से ही मान्यता देने की स्थिति में कैसे आ गए हैं, इसको इस रूप में समझिए। इस दौर में एक अखबार ने सर्वे कराया और पूछा कि कितने विधायक हैं जो इस दौर में खड़े हैं। एक लाइन से लगभग 18 विधायक खड़े हो गए कि हम साथ में खड़े हैं, शिवराज सिंह चौहान सीएम होना चाहिए। कहां कहां से चुन के आए और इसका असर लोकसभा चुनाव में क्या पड़ सकता है अगर यह शिवराज के साथ है, शिवराज को दरकिनार कर दिया गया। हम सिर्फ 18 जगहों का नाम गिनाते हैं, मसलन सिहोरा, परिहार, बसौदा, सुमावली, शाजापुर, देवरी, काला पीपल, सिंगरौली, सोनकच्छ, जयसिंह नगर, खातेगांव, बांधवगढ़, तेंदुखेड़ा, नीमच, सुहागपुर, विदिशा, बड़वा, इंदौर 4, ये 18 जगहों का हमने नाम लिया। उस अखबार ने अपने तौर पर जब सर्वे विधायकों से पूछा तो इन्होंने कहा हम तो शिवराज सिंह चौहान को बनाना चाहते हैं, इसमें दिल्ली की कोई बात आएगी तो भी उन्हें बनना चाहिए। लेकिन सवाल है कि वहां तो बड़ी तादाद में विधायक है और उनकी संख्या 163 के लगभग है। अब क्या होगा? अब का सवाल नहीं है, सवाल है 2024 को लेकर। और शायद यही वो परिस्थिति है जिसमें बड़ी बात यह हो चली है कि मध्य प्रदेश के भीतर कल पहुंचेंगे, वहां पर पर्यवेक्षक दल पहुंचेगा, शाम 4 बजे बैठक होगी विधायक दल की और उसके बाद ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की पूरी कार्यशैली को समझिए। आज सुबह सुबह वो राम राम करते हुए जो भोपाल का करुणाधाम मंदिर है वहां पहुंचते हैं, उसके बाद वह सोशल मीडिया में आते हैं, लाडली बहनों को याद दिलाते हैं 10 तारीख है, पैसा आपके खाते में चला जाएगा। उसके बाद वो खांडवा रवाना हो जाते हैं, वहां पर संत सिंगाजी समाधि स्थल पर जाते हैं, नर्मदा में आरती करते हैं, लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होते हैं, 7वीं किस्त के पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं। यह एक सामान्य रूटीन के तौर पर वो लगातार घूम रहे हैं और मैसेज दिल्ली को दे रहे हैं कि देखिए हम हैं तो आप चुनाव जीत जाइएगा, अन्यथा मुश्किल होगी लोकसभा चुनाव में, किसी दूसरे को खड़ा कर दीजिए। लेकिन हमारे अपने लोग से मतलब यहां पर सिर्फ बीजेपी नहीं है।
यहां पर आपको आरएसएस को भी जोड़ना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के भीतर, शायद समूचे देश में मध्य प्रदेश इसलिए आरएसएस की एक नायाब प्रयोगशाला है कि जिले जिले और पंचायत पंचायत में जो आरएसएस की मौजूदगी है और वह प्रशासनिक कार्यों को भी डिक्टेट करने की स्थिति में होती है, यानी बीडीओ स्तर से लेकर कलेक्टर तक को वह प्रभावित करने की स्थिति में होती है। वह किसी थानेदार से लेकर एसपी तक से अपना संवाद बनाती है और उसको कार्यशैली में तब्दील करके अपने अनुकूल फैसला दिलाने की स्थिति में होती है। यह सब कुछ शिवराज सिंह चौहान के कालखंड में बहुत तेजी से हुआ है, और अब कोई नया आएगा तो क्या वो अपने लोग या अपने नजरिए से गवर्नेंस को देखेगा? दोनों परिस्थिति में पुरानी नींव हिलने लगेगी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के जो समर्थक विधायक हैं, उनका कहना है कि यह बरगद के समान हो चला है, और बरगद का मतलब होता है कि जमीन के नीचे बड़े गहरे तक जड़ें पहुंच गई हैं। और मध्य प्रदेश की खासियत यही है कि वहां पर संघ बहुत नीचे जड़ों तक पहुंच गया है। तो उत्तर प्रदेश में भी योगी इसको पहुंचाने का काम लगातार कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में यह पहुंच चुका है। गुजरात के भीतर संघ से ज्यादा बीजेपी अपने तौर पर अपनी जड़ों को पहुंचाए हुए है। जो राजनीतिक प्रयोग वहां पर मोदी कालखंड में मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने किया। लेकिन जो बात मध्य प्रदेश की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के साथ जुड़ी हुई है, उसको अगर आप डिगाएंगे तो फिर मुश्किल होगी। यह संदेश दिल्ली के लिए बहुत साफ है और बड़ा महत्वपूर्ण है कि जहां जहां जाते हैं, वो श्योपुर दरअसल कल पहुंचे थे और श्योपुर में वो अटल बिहारी वाजपेयी की कविता गाने लगे कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ये जो हार नहीं मानूंगा संदेश था, वो दरअसल बड़ा होते चला गया और राजनीतिक तौर पर यह माना गया कि वो दिल्ली तक मैसेज जा रहा है। अब सवाल यह है, क्या वाकई 163 एमएलए दिल्ली से जब लिख के आएगा कि आपको इनको मुख्यमंत्री के तौर पर हामी भरनी है, और आखिर में कहा जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान ही नाम प्रस्तावित कर रहे हैं, जैसे रमन सिंह ने नाम प्रस्तावित किया छत्तीसगढ़ के भीतर, तो क्या सब कुछ सामान्य हो जाएगा? बिल्कुल सामान्य हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी को छोड़ना और आरएसएस से हटकर शिवराज सिंह चौहान सोच नहीं सकते हैं। लेकिन यह स्थिति राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में गहलोत की सक्रियता बहुत कहानी कहने लगी है, और गहलोत की सक्रियता और वहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया इस बात का एहसास के साथ खड़ी है कि सिंधिया परिवार के भीतर, और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी तो मध्य प्रदेश में आकर घुस चुके हैं, बीजेपी में आ चुके हैं, वो कांग्रेस के साथ तो नहीं है। तो परिवार का जिक्र हो या पार्टी का जिक्र हो, कांग्रेस और बीजेपी परिवार यानी सिंधिया परिवार के लिए कोई दो पार्टियां नहीं है, वो एक दृष्टिकोण है। परिवार बड़ा है और परिवार के मातहत राजनीति को अपने हाथ में लेना है। ताकत हमको चाहिए। शाही परिवार का यह अंदाज आपको दिया कुमारी में भी दिखाई देने लगा होगा। ताकत के बगैर राजा रहता नहीं है। तो इसी तरीके से रानी और महारानी भी नहीं रहती है, उन्हें भी ताकत चाहिए, क्योंकि वह सोच उनके साथ उनके सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी आकर ढल चुकी है। अब यहां से 3 संदेश दिल्ली के लिए निकलते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हो चले हैं। पहला संदेश, क्या राजनीतिक तौर पर अपनी ताकत को दिखाकर दिल्ली की सत्ता यानी मोदी, शाह और नड्डा की तिकड़ी किसी को भी सीएम बना सकती है? एक लाइन में जवाब है, वो चाहें तो किसी को भी बना सकती है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है, क्या वो जिसे बनाएंगे भरोसा है कि इन दोनों जगहों पर, खास तौर से राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो 29 और 25 सीटें हैं, यानी ध्यान दीजिए तो लगभग 54 सीटें हैं, इन 54 सीटों पर जीत हासिल अगर नहीं होगी तो मुश्किल होगी। तो क्या जिसे ये बनाएंगे वह जिता देगा? और अगर जिताएगा तो बगैर इनके जिता देगा? शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा के बगैर वो जिता सकता है? यह सवाल गले की फांस बन गया। फैसला तो ले सकते हैं, फाइल भी तैयार है, डरा भी सकते हैं, लेकिन जीत भी तो जरूरी है। और जीत में अगर खटपट चीजें आकर निकल गई तो फिर क्या होगा? और मुश्किल हालात के भीतर में अपनी जीत पुख्ता चाहिए। यह दिल्ली का संदेश बहुत साफ है। यह पहला संदेश है राजनीतिक तिकड़मों के आसरे। दूसरा संदेश आरएसएस के जरिए है। आरएसएस मध्य प्रदेश को लेकर खास तौर पर बहुत संवेदनशील है।
मध्य प्रदेश के भीतर जो भी प्रयोग शिवराज सिंह चौहान ने किए, और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान की उम्र अभी बहुत कम है और नरेंद्र मोदी की उम्र के लिहाज से वो छोटे हैं। तो उस लिहाज से अगर परखें और उनके पास अनुभव को देखें तो दिल्ली जाकर वो क्या कर लेंगे। राज्यों के भीतर जो आरएसएस चाहती है विस्तार हो, जो हुआ है मध्य प्रदेश के भीतर, उनका तो आर्गुमेंट है कि आपको इसी तरह के नेताओं को दूसरे राज्यों में भी स्थापित करना है, जो हरियाणा में उस तरीके से नहीं हो पाया। लेकिन खट्टर पर्यवेक्षक है और आ रहे हैं मध्य प्रदेश, और अब क्या होगा। तो क्या इस रूप में चुना गया है पर्यवेक्षकों को भी जिनकी अपनी राजनीतिक जमीन कमजोर हो और वो दिल्ली की ताकत के सामने नतमस्तक हो चले हों, यह सवाल है। या उनका कद भी देखा गया, जैसे राजस्थान को लेकर राजनाथ सिंह का कद देखा गया, परखा गया और उन्हें भेजा गया कि उनकी बात को कोई टालेगा नहीं। लेकिन सवाल दूसरा यह भी उठा कि उनकी अपनी बात जब उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज के भीतर नहीं जम पाई और उत्तर प्रदेश की सियासत में उत्तराखंड से आए योगी आदित्यनाथ ने समूचे राजपूत समाज को अपने दायरे में ले लिया और राजनाथ सिंह सिर्फ देखते रह गए, तो इस सियासत का क्या मतलब है। यह क्षत्रप या फिर क्षेत्रीय तौर पर जिन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत को बीजेपी में रहकर बढ़ाया और बीजेपी को भी आगे बढ़ाया, क्योंकि बीजेपी के भीतर कांग्रेस सरीका सवाल नहीं संभव है जहां आप ये कह दें कि हां देखिए असम का मुख्यमंत्री कौन है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है, ये चीजें संभव अभी हो नहीं पा रही है। तो क्या इस रूप में कहा जा सकता है कि बीजेपी के वह नेता जिन्होंने आरएसएस के साथ कदमताल करते हुए अपनी राजनीति और संघ के विस्तार को एक साथ समझा, उनको दिल्ली अपनी ताकत के जरिए डिगा देगी या मैसेज देने भर के लिए यह काम करेगी। दरअसल जो तीसरा सवाल है वो सबसे बड़ा है। तीसरा सवाल सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि 272 का जो जादुई आंकड़ा लोकसभा चुनाव में बनता है बहुमत के लिए, अगर उस आंकड़े से नीचे रह गए तो क्या बीजेपी के भीतर कोई ऐसा नेता भी है जो मोदी को चुनौती दे सके आने वाले वक्त में, अगर चीजें डगमगाए और एक झटके में समर्थन देने के लिए दूसरे राजनीतिक दल कहें आप पहले कोई दूसरा नेता लेकर आइए, हम उसे समर्थन कर देंगे। तो बीजेपी के भीतर कोई नेता ऐसा रहना चाहिए जो अपने बूते खड़ा हो रहा हो, या फिर ऐसे नेताओं की फौज रहनी चाहिए जो दिल्ली या कहे मोदी शाह की उंगलियों पर चलने लगे हों। दिल्ली यही चाहती है कि 272 के आंकड़ों के मद्देनजर और लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कोई नेता ऐसा दिखाई ना दे जो उनकी उंगलियों के इशारे पर ना चल रहा हो। वह विरोध करके, बगावत करके, अपने आप को मोबिलाइज करके विधायकों के जरिए या संघ को साथ लेकर आगे बढ़े, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि यह फांस तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के जरिए नजर आ चुकी है। और यही तीसरा सवाल दिल्ली को डरा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।